जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी और एक बहुत बड़ा शिप था, उसके अंदर जो कुछ हुआ था वो आपने फिल्म में देख लिया था। आपने यकीनन इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल भी पढ़ा होगा, लेकिन इसका एक और वर्जन है जो हम आपको आज के वीलॉग में थोड़ा सा स्लांट करके आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल टाइटैनिक की तरह क्या कर रही है। ये हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी की कल रात तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी तबीयत को हुआ क्या था, डॉक्टर्स कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, और उसके बाद अब बुशरा बीबी का इलाज कैसे हो सकेगा, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और कल उमर अयूब साहब ने, जो जाहिर है इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने 5 खुफिया एजेंसीज का नाम लिया था और उनके सरबराहान से रिक्वेस्ट की थी, बल्कि उन्हें हुक्म दिया था कि आप पूरी कौम से माफ़ी मांगें। उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। आपने यकीनन टाइटैनिक फिल्म देखी होगी और आपने इसके बारे में लिटरेचर भी पढ़ा होगा और आपको तफसीलात भी मालूम होगी, लेकिन मैं एहतियातन आपको बताता जाता हूं कि ये तारीख का सबसे बड़ा मुसाफिर शिप था। एक ऐसा जहाज़ था जिसके अंदर मुसाफिरों को बिठाया जाता था और ये अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज़ था। 1912 में ये मुकम्मल हुआ था। 1912 में जब ये पहले मुसाफिरों को लेके अमेरिका जा रहा था तो रास्ते के अंदर ये एक बर्फ़ के पहाड़ के साथ टकरा गया और उसके बाद ये टूट के बिखर गया और इसके बाद बहुत सारे मुसाफिर इसमें फौत हो गए, हलाक हो गए इस दौर में। 1912 का ये वाक़या है। और टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है जो उसकी पहली रवानगी थी और जिसमें यह वाक़या पेश आया था, उसमें 2230 मुसाफिर थे, यानी 2230 मुसाफिर उसके अंदर सवार थे। और जब ये पहाड़ के साथ टकराया, बर्फ़ के पहाड़ के साथ टकराया, तो ये टूट गया। जब टूटा तो उसमें 1500 मुसाफिर डूब के मर गए थे और सिर्फ 706 मुसाफिरों को बचाया जा सका था। वो किसी न किसी तरीके से मोटर बोट्स पे बैठ के, कई कश्तियों में बैठ के, कोई तख्तों के ऊपर बैठ के वो बच गए और उनकी जान को बचाया जा सका। उसमें कुछ स्विमर भी थे जिन्होंने अपने आप को बचाए रखा और उसके बाद जब रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे पहुँची तो उनको वहाँ से पानी से निकाल लिया गया। और जो मेजॉरिटी थी वो डूब के या फिर सर्दी की वजह से, बर्फ़ में, क्योंकि बर्फीला पानी था, उसकी वजह से वो हलाक हो गए, शदीद सर्दी की वजह से। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो उसका एक पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है सिर्फ और सिर्फ एक खातून और एक मर्द के आगे पीछे चलती है। और उस जहाज़ में जिसके अंदर 1500 मुसाफिर डूब रहे हैं, जिसके अंदर बूढ़े भी हैं, जिसके अंदर ख़वातीन भी हैं, जिसके अंदर बच्चे भी हैं, जिसके अंदर कप्तान भी हैं, जिसके अंदर प्रेग्नेंट औरतें भी हैं और जिसके अंदर बाकी अमला भी है, वो सब डूब गया। यानी 1500 लोग, जिसके अंदर बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े और डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान और बिलियनर और गरीब और सब शामिल थे, वो सारे के सारे डूब के मर गए। लेकिन फिल्म के अंदर आपको जो पर्दा स्क्रीन है उसके ऊपर सिर्फ एक हीरो और एक हीरोइन नज़र आ रही है और वो दोनों तख्ते के साथ लटके हुए हैं। एक तख्ते के ऊपर बैठा हुआ है, एक तख्ते के साथ लटका हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रहे हैं और जो व्यूअर्स हैं, जो ज़ाहिर करोड़ों की तादाद में इस फिल्म के व्यूअर्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि हीरोइन बच जाए। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो अब सवाल ये है कि 1500 लोग तो मर रहे हैं, लेकिन फोकस किसके ऊपर है? एक हीरोइन के ऊपर है कि वो किसी न किसी तरीके से बच जाए। और जो हीरो है वो भी सिर्फ और सिर्फ उस खातून के ऊपर फोकस करके उस पर बैठा हुआ है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो टाइटैनिक फिल्म है उसके अंदर ऐसे महसूस होता है कि सिर्फ एक कपल है और सिर्फ उसी को बचना चाहिए, उसी को घर पहुंचना चाहिए और उनकी जो मोहब्बत की कहानी है उसे मुकम्मल होना चाहिए। जबकि जो हीरो है उसका किरदार आपके सामने है कि वो जवारी भी है, शराबी भी है, ऐसा लफंटर सा लड़का है, लेकिन व्यूअर्स जो हैं उसके लिए भी दुआएं कर रहे हैं। और जो लड़की, ज़ाहिर है उसका इललेजिटिमेट एक रिलेशन डेवलप हुआ है जहाज़ के अंदर, उसके लिए भी पूरी दुनिया, इवन पाकिस्तान के व्यूअर्स भी उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसकी जान बचा ले। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो फिल्म थी उसका फोकस, कैमरों का फोकस, म्यूज़िक का फोकस, ऑडियो का फोकस, लाइटमैन का फोकस, स्क्रिप्ट राइटर का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक कपल था, यानी एक लड़का और एक लड़की। लिहाजा उस फोकस की वजह से पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के सिनेमा देखने वाले लोग, शायकीन जो है, सिर्फ और सिर्फ वो भी अपना फोकस उस एक कपल के ऊपर लगा के बैठ के और उसके ऊपर उन्होंने बैठ के और उसी के लिए दुआ कर रहे हैं, जबकि 1500 लोग पीछे मर चुके थे। अब अगर टाइटैनिक के इस वर्जन को हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लगा के देखें और पाकिस्तान में रख के देखें तो हमें यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन अभी ईरानी जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक दूरी है वो ख़त्म हो रही है
और ऐसा महसूस होता है कि अगर इस दौरे को सिर्फ हम किसी न किसी तरीके से मटीरियलाइज कर लें तो $10 बिलियन की ट्रेड सारा फौरी तौर पे हमारी ईरान के साथ स्टार्ट हो सकती है। और जो ईरान है वो हमारा हमसाया मुल्क है और उसके साथ हमारा तकरीबन 1500 किलोमीटर का हमारी सरहद है उसके साथ, और वहाँ पे बहुत सारे रूट्स बन सकते हैं, बहुत रूट्स बन सकते हैं और उन रूट्स के ज़रिए पाकिस्तान से माल वहाँ जा सकता है, वहाँ से माल यहाँ आ सकता है, और ईरान के ज़रिए जो हमारा सामान है उसे हम सेंट्रल एशिया पहुँचा सकते हैं। पूरे सेंट्रल एशिया से जो सामान है वो पाकिस्तान आ सकता है। इवन अगर थोड़ा सा हम इनहराफ करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें और बैनुल-अक़वामी पावर्स को हम राज़ी कर लें तो हमारे लिए बड़ी ही आसानी हो जाएगी कि हम वहाँ से पेट्रोल मंगवा सकें, हम वहाँ से गैस मंगवा सकें, जो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर बड़ी कमी है, और उससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। सऊदी अरब जा रहे हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं 28 अप्रैल को, और उसके बाद वहाँ से जो वली अहद हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बड़ा मेजर दौरा होगा, वहाँ से जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आएंगे तो मेजर दौरा है। चाइना जो है उसके साथ पाकिस्तान इंगेज कर रहा है, अमेरिका के साथ इंगेज कर रहा है, अमेरिका अब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और उसकी तरफ से अच्छे सिग्नल्स आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन है वो आपके सामने है, इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। मोदी इलेक्शन लड़ रहा है और वहाँ पर रोज़ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तकरीर करता है और ज़ाहिर है हम सब का खून खोलता है। फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है और रोज़ कोई ना कोई वाक़या हो रहा है। आप देखें 8 जो कस्टम के ऑफिसर्स हैं उनको दहशतगर्दों ने मार दी है। कराची के अंदर जो है वारदातें होनी शुरू हो गई हैं, लाहौर के अंदर वारदातें होनी शुरू हो गई। जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की काम कर रहे हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है। कराची तक के अंदर जापानीज़ को टारगेट किया गया, फिर चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो भी यहाँ से भाग जाएं और पाकिस्तान कोई डेवलप ना कर सके, डेवलपमेंट के फेज़ में दाखिल ना हो पाकिस्तान। तो इतने दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जितने इख्तलाफात हैं वो आपके सामने, वहाँ से खुद कुछ हमलावर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के लिए अपनी पॉलिसी मज़ीद तब्दील कर रहा है, बल्कि सख्त कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1500 मुसाफिर हैं जो टाइटैनिक के ऊपर सवार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी और इमरान खान है। ये इसके अलावा कोई नहीं सोच रहे। पिछले दिनों जो अहद शाह हैं, एक जो परवेज़ खटक साहब को हरा के कौमी असम्बली में पहुँचे हैं, वो मेरे शो में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बड़े साफ दिल के साथ, और मैं बड़ी कदर करता हूँ उनकी, कि उन्होंने खुले दिल के साथ बग़ैर मुनाफ़क़त के उन्होंने एतराफ़ किया था। उन्होंने एतराफ़ ये किया कि देखिए जी, हमें लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि हम इमरान खान को जेल से निकालें, तो हमारा फोकस तो सिर्फ ये है कि हमने इमरान खान को जेल से निकालना है। बड़े खुले दिल के साथ उस बंदे ने ये एतराफ़ किया और मैं बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि बाकी जितने लोग हैं वो ऑफ कैमरा तो ये बात करते हैं लेकिन वो सामने बैठ के नहीं बात करते। तो अहद शाह जो है मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उससे खुले दिल से एतराफ़ किया। तो अब यूँ महसूस होता है कि पूरी पार्टी जो है उसका सिर्फ एक ही फोकस है कि बुशरा बीबी जो है अब उसे बनीगाला से निकाला जाए और उसे अडयाला जेल में इमरान खान साहब तक पहुँचाया जाए, और इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाल के बनीगाला पहुँचाया जाए, दोनों को बाहर निकाला जाए, दोनों को रिहा करवाया जाए और उसके बाद वो एक शानदार किस्म की हैप्पी लाइफ गुजारें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस है। उनका फोकस ना बेरोज़गारी है, उनका फोकस ना लाकानूनियत है, उनका फोकस ना खुदकुश हमले हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका फोकस ना सऊदी अरब और ईरान के साथ जो पाकिस्तान के नए दोस्ताना ताल्लुकात बन रहे हैं ना वो है, ना अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के जो एक बर्फ़ की दीवार खड़ी की थी इमरान खान साहब ने वो जो पिघल रही है ना वो है, ना चाइना के साथ जो एक नई एंगेजमेंट हो रही है वो है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो जजेस का इशू है, जो कानून की सूरत हाल है, जो जस्टिस की सूरत हाल है, ना उनका ये फोकस है। ना ही वो स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर होता हुआ देखना चाहते हैं, ना ही वो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर होता हुआ देखना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक के हीरो को बचाना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई फोकस नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर आप सबसे बड़ी सियासी जमात होते हुए आपका फोकस सिर्फ 2 लोग हैं, एक हीरो और एक हीरोइन है, तो फिर ये टाइटैनिक जो है कैसे बचेगा? फिर जो इसके ऊपर सवार लोग हैं, जब आपका फोकस ही नहीं है वो, तो वो लोग फिर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? अब देखें, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, आप वहाँ पे मामलात को ठीक करें, वहाँ बिजली का मसला हल करें, वहाँ गैस का मसला हल करें, वहाँ पे बेरोज़गारी का मसला हल करें, वहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। क्योंकि जितने लोग अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ आते हैं? वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही वाक़यात होते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा गैर मुल्की इंजीनियर्स यानी चाइनीज़ इंजीनियर हैं वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं। तो आप उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें ताकि वो आराम से पाकिस्तान को डेवलप कर सकें, यानी आपके सूबे को डेवलप कर सकें। तो वो नहीं है फोकस। वो पूरी गवर्नमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा की सुबह उठती है, इमरान खान को
कैसे बचाया जा सकता है, इमरान खान के हक में कैसे बयान दिया जा सकता है, बुशरा बीबी को कैसे बचाया जा सकता है, बुशरा बीबी की सेहत के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। सारा दिन गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ये बयान दे के शाम को सो जाती है और अगले दिन फिर याजूज माजूज की दीवार की तरह मामला वहीं के वहीं खड़े होते हैं, फिर उस दीवार को चाटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो फिनामना है इससे पाकिस्तान डेवलप नहीं हो सकेगा। आपको टाइटैनिक के जो दूसरे मुसाफिर हैं, 1500 मुसाफिर हैं जो डूब रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। कल रात ये खबर चलना शुरू हुई कि बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो गई अचानक और उनको हार्ट अटैक हो गया है। बार बार एम्बुलेंसेज आ रही हैं, बार बार एम्बुलेंसेज जा रही हैं। उसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे उन्होंने बनी गाला जाना शुरू कर दिया। वहाँ पे कितारें लग गई गाड़ियों की और बयान के ऊपर बयान दागा जा रहा था कि देखिए उनको जहर दे दिया गया, देखिए उनकी तबीयत ख़राब होगी, देखें स्टेट उनको कत्ल करना चाहती है, देखें स्टेट उनको मारना चाहती है, वगैरह वगैरह। इस किस्म का बयानिया कल सारी रात चलता रहा। जब मुझे पता चला तो मैंने इसकी डिटेल्स तलाश की और जो कुछ नॉलेज मेरे पास आया, जो कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कल रात बुशरा बीबी ने शिकायत की कि मेरा जो बायां बाजू है उसके अंदर शदीद दर्द हो रहा है, हार्ट पल्पिटेशन में इजाफा हो रहा है और मेरे माथे पे पसीना आ रहा है, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। तो उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे जो अमला था जेल का उनको बताया। जेल के अमले ने जो ख़वातीन पे ज़ाहिर मुश्तमिल है उन्होंने फ़ौरन सुपरिटेंडेंट को बताया और सुपरिटेंडेंट ने इसके ऊपर एक अलार्म बजा दिया। उन्होंने फ़ौरन पिम्स की इंतज़ामिया से रब्ता किया और उन्हें कहा जी हमें एमरजेंसी है और उसके लिए हमें फ़ीमेल डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा था कि जो भी डॉक्टर आएगा वो सिर्फ खातून होगा, मर्द डॉक्टरों को मैंने नहीं दिखाना। तो फ़ौरन पिम्स हस्पताल की इंतज़ामिया ने 3 डॉक्टर्स उनकी तरफ रवाना कर दिया और बताया गया था क्योंकि उनको कार्डियक इशू आ रहा है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। तो डॉक्टर सिद्रा जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, खातून हैं, उनको भेज दिया गया। साथ उनके डॉक्टर ताहिरा थी और जो मेडिसिन की डॉक्टर हैं, फिर एक बुशरा लियाकत एक डॉक्टर हैं। तो 3 डॉक्टर्स को फौरी तौर पे एम्बुलेंस में भिजवा दिया गया। जब ये डॉक्टर्स जा रहे थे तो रास्ते में वर्कर्स ने इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जाहिर है अब वो एम्बुलेंस देख के उन्होंने कहा कि इसको तो रोकें ताकि बुशरा बीबी जो है उनकी बर वक्त तिब्बी इमदाद ना हो सके। तो बहरहाल ये एम्बुलेंस चली गई अंदर। जाके जब ये कमरे में गए तो देखा तो बुशरा बीबी नॉर्मल थी। उन पहली बात तो ये कि बिल्कुल नॉर्मल थी। खुशबू उन्होंने लगाई हुई थी, कमरे से बाकायदा खुशबू आ रही थी, जो ज़ाहिर अच्छी बात है और उनके अच्छे ज़ौक़ की निशानी है। ये कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी शख्स हो अगर उसका कमरा साफ़ सुथरा है, लाइट्स प्रॉपर हैं वहाँ पे और अगर वहाँ पे एयर फ्रेशनर्स हैं या उनके कपड़ों से खुशबू आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो मरीज़ा नहीं लग रही थी उस वक्त और बिल्कुल नॉर्मल थी। और फौरी तौर पे उन्होंने जो डॉक्टर्स थी उन्होंने उनकी ईसीजी की। तो ईसीजी के अंदर एक छोटी सी तब्दीली थी, लेकिन जब जो शिफा हॉस्पिटल के अंदर उनकी ईसीजी हुई थी, जो एको हुई थी, जब उसके साथ रख के देखा गया तो वो जो थोड़ी सी चेंज थी वो सेम वही थी जो उस रिपोर्ट के अंदर भी थी। और पता ही चला कि ये एक रेगुलर फिनोमेना है इनकी बॉडी के अंदर, ये को अचानक ऑल ऑफ सडन ये चेंज नहीं आई। वो जो चेंज है उसको कहते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये एक अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक पैदाइशी इशू होता है किसी भी इंसान के अंदर, ये अचानक नहीं होता, ये अमूमन पैदाइशी होता है, बल्कि मोर दैन 99% ये पैदाइशी होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम पैदा ना कर रहा हो तो इसका कोई इलाज नहीं किया जाता। तो ये मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है। इसको कहते हैं, दोबारा कहता हूँ, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ये उनके अंदर एक चेंज उनकी ईसीजी में थी और ये उससे पहले भी थे और ये उनका पैदाइशी इशू है सारा। तो जब उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा था, उनका 140 और 100 ब्लड प्रेशर था, जो ज़ाहिर थोड़ा सा ज़्यादा था। वो शायद एंग्जाइटी की वजह से उनको ये ब्लड प्रेशर हुआ था। उनसे पूछा गया कि क्या आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल करती है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कभी ब्लड प्रेशर हुआ ही नहीं, मैंने कभी दवा इस्तेमाल ही नहीं की। उनसे पूछा गया कि किसी डॉक्टर ने कभी आपको हार्ट की कोई दवाई सजेस्ट की हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई दवाई आज तक हार्ट की सजेस्ट नहीं की गई, मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई। तो उनसे कहा गया कि अगर हम आपको कोई दवाई दे दें, कोई रिलैक्सर दे दें जिससे आप रिलैक्स हो जाएं, तो क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप लोगों की दी हुई दवाई मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी और अगर डॉक्टर ने कहा तो फिर मैं कोई दवाई इस्तेमाल करूँगी, सरदस्त मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थी वो तीन डॉक्टर्स जो हैं वो कोई 20-1 मिनट उनके पास बैठी रही, उनके साथ उन्होंने गप लगाई, उनको नॉर्मल करने की कोशिश की। तो पता चला कि बीबी बिल्कुल नॉर्मल है और वो बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ गुफ्तगू कर रही हैं। तो बहुत अच्छे माहौल में वहाँ पे गुफ्तगू हुई। फिर दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो ब्लड प्रेशर दूसरी मरतबा थोड़ा सा नॉर्मल आया और कुछ उनकी तबीयत के अंदर कोई ऐसा फीलिंग नहीं आई कि जिससे कहा जा सके कि वो अलील हैं। अलबत्ता उनसे मैदे के बारे में पूछा गया तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें अब कोई इशू नहीं है।
तो मैदे की बात जो बाहर कही जा रही है कि उन्हें जहर दे दिया गया, उन्हें जहर दे दिया गया, उसका जिक्र उन्होंने वहाँ पे नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कार्डियक इशू का जिक्र किया था। इसी वजह से कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे गए थे और एक मेडिसन यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट भी उनके साथ गई थी, ताकि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो फौरी तौर पर उनकी मदद की जाए। लेकिन बिल्कुल वो नॉर्मल थी और नॉर्मल के होने के बाद डॉक्टर्स ने उनको नॉर्मल डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करके वहाँ जो स्टाफ था उनको बताया कि इनको किसी किस्म के असिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इनको दवाई की ज़रूरत है, ना इन्हें हस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये नारे लगा रहे थे कि इन्हें फौरी तौर पर शौकत खान में शिफ्ट किया जाए क्योंकि ये ज़्यादा बीमार हैं और इनकी जान को ख़तरा है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि जी इनको कोई ख़तरा नहीं है, कतन इनको वहाँ पे कहीं ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद ये लोग वो डॉक्टर्स वहाँ से वापस आ गए। लेकिन ये खबर चलती रही और आज भी ये खबर चल रही है। और आज भी बुशरा बीबी जब 190 मिलियन पाउंड के केस के लिए जब अडयाला जेल पहुंची तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल थी, उनको कोई इशू नहीं था। अब सवाल ये है कि बुशरा बीबी को किसने बताया, किसने कहा कि जी हार्पिक आपके खाने जो उसके अंदर मिलाया जा रहा है। तो आज उन्होंने खुद कहा कि मुझे जेल के अंदर भी किसी ने बताया था कि आपको हार्पिक जो है वो दिया जा रहा है, आपको टॉयलेट क्लीनर दिया जा रहा है खाने के अंदर, तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही इशू है कि जो शख्स भी इनके कान में फूंक मार देता है और वो नेगेटिव हो तो ये फौरी तौर पर उसे मान लेते हैं और फिर उसके बाद पूरी दुनिया पिटती रहे, पूरी दुनिया कहती रहे कि खुदा खौफी करें, ये बात नहीं है। लेकिन इनके 35 पंक्चर वहीं के वहीं रहते हैं, उस वक्त तक वहीं रहते हैं जब इनको खुद साबित करना पड़े तो उस वक्त कहते हैं जी मुझे तो फलां बंदे ने बताया था। अभी भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी और बुशरा बीवी से पूछा जाएगा जी आपको, आप बताएं कि किसने आपको बताया, तो फिर वो ये कहेंगे मुझे तो नाम भी भूल गया, वो तो किसी ने चलता चलता मुझे कह दिया था और मैंने उसको यकीन कर लिया। तो ये खुद ही केमिस्ट हैं बहुत बड़े, ये खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं और इनको कोई भी बता दे और जो इनसे रिलेटेड हो तो ये फौरी तौर पर उसकी गांठ मार लेते हैं, फिर वहाँ से ये निकलते नहीं हैं। आपको मालूम होगा कि कल उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो 5 खुफिया अदारे हैं उन सब के सरबराहों को बाहर आके अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो इलेक्शंस के अंदर क्यों गड़बड़ करते रहे और इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस उनकी क्यों थे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं लिया गया और वो भी एक अपोजिशन लीडर की तरफ से। तो उस पर एजेंसीज़ के जो सरबराह है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बल्कि एजेंसीज़ के अंदर लोगों ने अब एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया है कि ये किस किस्म की स्टेट है कि जिसके अंदर अपोजिशन लीडर जैसा बंदा, और वो भी उस वक्त जब एक गैर मुल्की सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट दे सकता है। तो अब मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आइंदा इस किस्म की इंफॉर्मेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी लेवल पे ऊपर, और अगर किसी के पास कोई एविडेंस होगा तो उसे कहा जाएगा जी आप अदालत से रब्ता करें या पुलिस से रब्ता करें या FIA से रब्ता करें, लेकिन आप किसी एजेंसी के सरबराह या किसी एजेंसी से रिलेटेड कोई बात ओपनली पब्लिकली इस तरह नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इतला दे दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ये इतला मिल भी चुकी है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने मदद भी की है और उन्होंने ये फैसला किया है कि आइंदा इस किस्म की बात नहीं की जाएगी क्योंकि ये तो इंतहा दर्जे का ख़तरनाक मामला है और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब इशू फिर वही है कि इनका प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे फैसले करने पड़ते हैं वहाँ पे गलत फैसले करते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो बाद में एजेंसियों के ऊपर या स्टेट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। मसलन बाजोड़ की मिसाल ले लें, बाजोड़ के अंदर इनके एक वर्कर होते थे रिहान ज़ेब, और इन्होंने उस वक्त भी उसको टिकट नहीं दिया था, किसी और को टिकट दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ रहा था लड़का और उसे इलेक्शन के दौरान गोली मार दी गई थी, वो ज़ाहिर फौत हो गया, दुनिया से चला गया। तो फिर उसका भाई जो मुबारक ज़ेब है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया था कि आप मुझे टिकट दे दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके साथ वादा किया था कि हम आपको ज़िमनी इलेक्शन में टिकट देंगे, लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन आया तो उसने अब मुबारक ज़ेब खुद ये कह रहा है कि मुझे गंडापुर साहब ने कहा कि 7 करोड़ रुपये ले लो, नौकरी ले लो और इलेक्शन छोड़ दो। तो उन्होंने इस तरह उसको ब्राइब करने की कोशिश की और उसे बिठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा जी मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं भी देती तब भी कोई मसला नहीं। उसने इसके बावजूद यहाँ पे उसने इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी दूसरे को टिकट दे दिया और वो बड़ा अमीर आदमी है जिसको टिकट दिया गया। तो ये जो लड़का मुबारक ज़ेब है उसने उसको हरा दिया और वो सीट निकाल ली। न सिर्फ उसने MNA की सीट निकाल ली बल्कि उसने MPA की सीट भी निकाल ली। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फैसला गलत है, बाजोड़ में उन्होंने गलत टिकट दी है और जबकि उन्हें मुबारक ज़ेब को टिकट देना चाहिए था जो विनिंग कैंडिडेट था उस वक्त भी और अब भी, ज़ाहिर वो विनिंग कैंडिडेट है वो। तो जब आपने फैसला ही गलत किया और आपका कैंडिडेट वहाँ से हार गया तो अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब देखें एजेंसियों ने वहाँ से हमारे बंदे को हरा दिया। तो सवाल भाई ये है
कि जब आप फैसला ही गलत करेंगे तो उसके नताइज अच्छे कैसे निकल सकते हैं। सेम पंजाब के अंदर आप देख लें, शेर अफसर मरवत साहब को आपने इलेक्शन कैंपेन का जिम्मेदार बना दिया था, वो जाके जलसे कर रहे थे, उन्हें पंजाब का पता ही नहीं था, और वहाँ पे वो कैसे फिर आपकी पार्टी जीत सकती थी। फैसले गलत, लेकिन नताइज जो हैं वो आपको हमेशा पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव नताइज नहीं निकल रहे तो फिर आप बजाय इसके कि जिम्मेदारी अपनी पार्टी के ऊपर डालें, अपने गलत फैसलों पर डालें, आप फौरी तौर पर रियासत के ऊपर डाल देते हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि पार्टी की भी जगह सही हो रही है और मुल्क तो रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तसर होता चला जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे तबाही की तरफ बढ़ रहा है। तो इस टाइटैनिक पे मेहरबानी करें, इसके अंदर सिर्फ 2 मुसाफिर नहीं हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुसाफिर हैं, उनके बारे में भी सोचें। और उन मुसाफिरों ने आपको इसलिए असम्बली में नहीं भेजा कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 मुसाफिरों की लड़ाई लड़ें।